देखिए एविडेंस में आपका भाई सेक्शन चल रहा था 57। फिर एक बार देखिए भूमिका तब आगे बढ़ा जाए। आपका 56 से फिर एक बार समझिए। और इधर जो आगे सेक्शन आएगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपका प्री और मेंस इंटरव्यू में निश्चित बनता है। और आपका पहले 58 तक समाप्त हो तब अगला अध्याय शुरू किया जाए। देखिए आपका क्या बताया गया था वो देख लिया जाए। फिर एक बार हम दोहरा देते हैं 2-3 मिनट। देखिए सामान्य नियम ये है कि न्यायालय किसी भी बात को तभी स्वीकार करेगा, यानी कि तभी एक्सेप्ट करेगा, जब या तो मौखिक साक्ष्य द्वारा यानी कि मुख से बोले गए साक्ष्य द्वारा भी हम बताएंगे, या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा न्यायालय में उस बात को प्रूफ किया जाए। प्रूफ माने प्रमाणित किया जाए या साबित किया जाए। लेकिन 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें न्यायालय में प्रूफ या साबित या सिद्ध या प्रमाणित किया जाना आवश्यक नहीं है। और 3 बातें हम बताए थे, टिप्पणी में मेंस में भी बन सकता है, ये प्री में तो लगातार बनता है। पहला बताया गया था उन तथ्यों की जिनकी न्यायालय जुडिशियल नोटिस लेगा, न्यायिक अवेक्षा करेगा। तो भाई न्यायिक अवेक्षा के लिए हमने सेक्शन बताया, आपका 56 बताया था कि जिन तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा लेगा उनको प्रूफ या साबित करना आवश्यक नहीं है। ये स्पष्ट रूप से 56 में बताया गया है। अब किनकी न्यायिक अवेक्षा लेगा, किनको स्वतः जानने के लिए बाध्य हैं, इसकी लिस्ट दी गई है किस धारा में, 57 में। और कितने तथ्य बताए गए थे, टोटल 13 यानी कि 13। अब उसके बाद 13 तो भाई मेंस के लिए रट्टा मारना, और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। इसके बाद हमने दूसरी बात बताई थी प्रिजम्पशन या अनुमान या उपधारणाएं, अर्थात जिन तथ्यों की न्यायालय अनुमान लगाएगा, कल्पना करके चलेगा, उनको भी साबित करना आवश्यक नहीं है। जैसे कि एक अनुमान लगा लिया जाए, मान लीजिए चोरी के कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति के पास चोरी का माल बरामद होता है। अगर न्यायालय अनुमान लगा सकता है कि या तो यह चोर है या चोरी का माल जानते हुए रखा है, अब ये यही चोरी किया है, जैसे ही न्यायालय अनुमान लगाया, अब इस बात को साबित या प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा हमने बताया था आपका, कह सकते हैं कि आपका जुडिशियल एडमिशन यानी कि न्यायिक स्वीकृतियां। और इसके लिए अभी सेक्शन आगे बढ़ा जाएगा, 58 में प्रावधान किया गया है। तो यानी कि किन तथ्यों को प्रूफ करना आवश्यक नहीं है, 3 रट कर जाइए। पहला आपका न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य, दूसरा उपधारणाएं, और तीसरा कैसी स्वीकृतियां, गैर न्यायिक की न्यायिक यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल की जुडिशियल। जुडिशियल रट कर जाइए। और मॉडल भी कई आपको बताए गए थे कि किनको साबित करना आवश्यक है। इसी में दे देगा एक ऑप्शन विवादक तथ्य और 3 ऑप्शन इसमें से, फिर एक ऑप्शन दे देगा सुसंगत तथ्य। तो ये सब क्या करना पड़ेगा कोर्ट में, प्रूफ। अब आगे देखा जाए, आपका अगला जो सेक्शन आपका बताया जा रहा था उसको आपका देखा जाए 57। 57 में लास्ट लाइन हम बता रहे थे, और आपका 13 खंड बता चुके थे, 13 समझा भी चुके थे। इसमें जो आपका महत्वपूर्ण था अवकाश या छुट्टी या आपका अवकाश का भी पूछा गया है। उत्तराखंड ने ही क्वेश्चन बनाया है कि सार्वजनिक अवकाश के बारे में आपका न्यायिक अवेक्षा की जाएगी कि नहीं की जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन उत्तराखंड ने इस पर बनाया है, थोड़ा अंदर जाकर दूसरे कानून के तहत, मैंने इसी से कोरिलेट करके बनाया है कि सार्वजनिक अवकाश की घोषणा
किस कानून के तहत की जाती हैं, तो वह कानून याद रखिएगा कौन सा बताया गया था, एनआईए यानी कि आपका परक्राम लिखित अधिनियम 1881 का सेक्शन भी याद रखिएगा 25। कौन सा सेक्शन, आपका दूसरा कानून है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 25। अब देखिए लास्ट लाइन आपका बताना है। इन सभी मामलों मतलब कि ऊपर जो 13 पॉइंट दिए गए हैं, इन सभी मतलब क्या, जो ऊपर हमने कितनी लिस्ट बताई थी 13, इन सभी मामलों में तथा लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के सब विषयों में भी न्यायालय समोपयुक्त निर्देश पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता ले सकता है। यानी कि इतिहास के बारे में, साहित्य के बारे में, विज्ञान के बारे में, कला के बारे में न्यायालय चाहें तो किताब उताब की भी क्या ले सकता है, सहायता ले सकता है। लास्ट लाइन देखिए, जो लास्ट लाइन सेक्शन 57 का लास्ट पैराग्राफ है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबको ध्वस्त कर देगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ सामान्य तौर पे कि यदि न्यायालय को कहीं संदेह हो गया कि क्या ये बात है कि नहीं, तो जो व्यक्ति न्यायालय से ये मांग करता है कि आप जुडिशियल नोटिस लीजिए, तो न्यायालय उस व्यक्ति से कोई तथ्य मांग सकता है, कोई दस्तावेज मांग सकता है कि आप कुछ हमें उपलब्ध करा दीजिए ताकि हमें ये बात भान हो जाए और हम इसकी क्या ले लें, जुडिशियल नोटिस। यानी कि सब कुछ विफल हो जाएगा। लास्ट लाइन से हल्का सा देखिए, यदि न्यायालय से किसी तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करने की किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना की जाती है, तो यदि और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज पेश न कर दे जिसे ऐसा न्यायालय अपने को ऐसा करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर सकेगा। यानी कि बस 2 लाइन जानना है। यदि कोई व्यक्ति ये मांग करता है न्यायालय से कि न्यायालय इस तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करे, लास्ट लाइन, एक लाइन बस इसका थीम ये है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है न्यायालय से कि आप इस तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करिए, तो न्यायालय का अगर विचार है तो न्यायालय कोई पुस्तक मांग सकता है, डॉक्यूमेंट मांग सकता है कि आप पेश कर दीजिए और हम न्यायिक अपेक्षा कर लेंगे। अगर व्यक्ति पेश नहीं करता तो न्यायालय न्यायिक अपेक्षा से क्या कर सकता है, इनकार। यानी कि लास्ट में एक लगा दिया गया लेकिन, और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे सामान्य नियम ये है कि 13 तथ्यों की न्यायालय को क्या करनी चाहिए, न्यायिक अपेक्षा। अब आइए 58 से केवल एक क्वेश्चन बनता है प्री में। आपका 58 में जुडिशियल एडमिशन दिया गया है, न्यायिक स्वीकृतियां दी गई हैं, और न्यायिक स्वीकृतियों का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति
न्यायालय में जाकर या न्यायिक कार्यवाही में किसी तथ्य को एक्सेप्ट कर ले तो उसे हम क्या कहते हैं, जुडिशियल एडमिशन। और अगर वह न्यायालय में माने स्वीकार कर लिया है तो अब उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ए और बी में विवाद है, ए कहता है, बी भी अपनी बात कहता है और बी न्यायालय में जाकर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि बिजली का बिल ए जमा करता है। तो कानून ये कहता है कि जब विरोधी ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि बिजली का बिल ए जमा करता है, किसने स्वीकार कर लिया कोर्ट में, बी ने, तो ए को अब ये बात साबित नहीं करनी है कि बिजली का बिल मैं जमा करता हूँ, क्योंकि इस बात को किसने स्वीकार कर लिया है कोर्ट में, आपका बी ने। लेकिन अगर यहीं भी कोर्ट के कहाँ स्वीकार करता, बाहर, तो उस बात को ए द्वारा क्या करना पड़ता, साबित। तो बताइए कौन सी स्वीकृतियां सबूत का अभित्यजन करती हैं, न्यायिक गैर न्यायिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे, केवल और केवल न्यायिक यानी कि जुडिशियल। और जुडिशियल एडमिशन किस धारा में, तो आपका जवाब रहेगा 58। अगला चैप्टर अब शुरू किया जाए। प्री के लिए इतना ही पढ़ना रहता है, 58 से एक क्वेश्चन बनता है। अगला चैप्टर भाई प्री और मेंस में इंटरव्यू में लगातार क्वेश्चन बनता है। अगला अध्याय हम शुरू कर रहे हैं अब आपका अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 शुरू हम कर रहे हैं मौखिक साक्ष्य के बारे में, यानी कि ओरल एविडेंस के बारे में। दो ही सेक्शन हैं, 59 से लेकर कहाँ तक, आपका 60 तक। फिर एक बार याद रखें, अध्याय 4 किसके बारे में है, ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य के बारे में। सेक्शन याद करके जाइएगा, कितने सेक्शन इसमें, 2। कौन कौन, 59 और 60। अब देखिए आपका एरिया हम कवर करा रहे हैं भाई। आपका जब भी एरिया पढ़िए सबसे पहले मौखिक साक्ष्य को पढ़िएगा, ओरल एविडेंस को पढ़िएगा। और मौखिक साक्ष्य जब भी पढ़िए इसकी एरिया पहले कवर की जाती हैं। और कौन कौन बातें पढ़नी है, आपका सबसे पहले पढ़ना है कि मौखिक साक्ष्य होता क्या है, ये हम बताएंगे। मौखिक या ओरल एविडेंस होता क्या है, एक सामान्य बात। फिर ओरल एविडेंस की लीगल परिभाषा धारा 3 में दी गई है, वह पढ़ना है आपको। फिर आपका ओरल एविडेंस के बारे में आपका जो सेक्शन पढ़ना है अगला 119 यानी कि 119 पढ़ना है। और फिर इसी में एक केस याद रखिएगा, क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला। क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला का केस खूब पूछा जाता है। और ये जो केस है इसमें कुल 4 जज थे, बताया भी गया है। मुख्य न्यायाधीश महोदय पैथरम थे, पैथरम। और अल्पमत में निर्णय 3-1 से निर्णय, अभी उत्तराखंड में बना था, ये जे में बना था क्वेश्चन आपका, 3-1 से निर्णय आया। और जो अल्पमत में निर्णय दिए थे वो जस्टिस महमूद थे, जस्टिस महमूद। अब एक एक लाइनों को देखा जाए भाई, थोड़ा अच्छे से इसको समझिए, तब आपका 59 और 60 शुरू करने के पहले अब देखिए क्वेश्चन का मॉडल हम बना रहे हैं। मौखिक साक्ष्य से आप क्या समझते हैं, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट होना चाहिए, इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। पहला मॉडल, पहले ओरल एविडेंस समझिए, तब आपका और 2 भाग बांटा जाएगा, तब सेक्शन शुरू किया जाएगा। और कंसेप्ट भाई बिल्कुल क्लियर रहे, क्योंकि कंसेप्ट हल्का सा भी डिगा तो आपका क्वेश्चन गलत होकर आएगा।
जो ये हम बता रहे हैं, पिछली बार 2018 यूपीजे में ये जो भूमिका बांधेंगे, इसी से आपका 3 क्वेश्चन आया था प्री में। आपका 119 से आपका 2 क्वेश्चन आया, और फिर एक क्वेश्चन आपका 59 से आया। तो भाई सतर्क रहना है, यहाँ से निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो पहले हम देखते हैं ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस का मतलब हिंदी में हुआ मौखिक साक्ष्य या जुबानी साक्ष्य। अब जुबानी साक्ष्य क्या होता है आसान भाषा में? जब कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष अपने मुख द्वारा बोले गए शब्दों द्वारा, यानी कि मुख से बोलकर, जैसे हम बोल रहे हैं, अपने मुख द्वारा बोले गए शब्दों के माध्यम से एविडेंस देता है, साक्ष्य देता है, तब हम उसे ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओरल एविडेंस क्या होता है, तो एक लाइन में तो बता ही देंगे कि जब कोई गवाह, जब कोई विटनेस, जब कोई साक्षी अपने मुख द्वारा बोले गए शब्दों द्वारा एविडेंस कोर्ट में देता है, तो उसी एविडेंस को ही मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। बस एक लाइन। अगला आया कि मौखिक साक्ष्य की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो आप अगला पॉइंट यहीं से बढ़ना है कि साक्ष्य की परिभाषा, एविडेंस की परिभाषा एविडेंस के सेक्शन 3 में दी गई है, जहाँ की साक्ष्य को परिभाषित न करते हुए आपका मुख्यतः 2 वर्गों में बांट दिया गया है, एक ओरल एविडेंस और दूसरा डॉक्यूमेंट्री। तो ओरल एविडेंस जो धारा 3 में परिभाषा है, उसका एक लाइन लिख देंगे कि मौखिक साक्ष्य किसे कहा जाएगा। तो जब न्यायालय किसी जांचाधीन विषय के बारे में किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करता है कि यह व्यक्ति कुछ कहेगा, या अपेक्षा करता है या अनुज्ञा देता है, यानी कि न्यायालय ने परमिशन दिया कि आप मुख से कुछ क्या करिए, बोलिए, या तो न्यायालय अपेक्षा करता है, आशा करता है कि ये कुछ बोलेगा, बोला, या न्यायालय क्या दिया है, परमिशन बोलने की दिया है, तो आपका सेक्शन 3 में यही परिभाषा है, इसको हम क्या कहेंगे, ओरल एविडेंस। सेक्शन 3 के बाद जोड़िएगा आपका 119। यदि कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है, तो धारा 119 के अनुसार वह अपना साक्ष्य अन्य किसी प्रकार से दे सकता है, जैसे संकेत द्वारा, चिन्ह द्वारा, लिख कर दे सकता है, यानी कि इत्यादि। अन्य किसी प्रकार से तो कैसे दे सकता है, लिख कर दे सकता है कि नहीं, बोलने में असमर्थ है तो दे सकता है। आपका बोलने में असमर्थ है तो संकेत कर सकता है कि नहीं, चिन्ह बना सकता है कि नहीं, बना सकता है। तो ये जो संकेत किए जाएंगे, चिन्ह बनाए जाएंगे, या जो उसे बोलना चाहिए और मौनी बाबा है, तभी हम बताएंगे भाई इसको, अभी पहले वाक्य पूरा हो जाए तब इसको बैक होते हैं उदाहरण एक दो। तो ऐसी दशा में उसे बोलना चाहिए लेकिन बोला नहीं, या तो लिख कर दे दिया उस बात को, या संकेत कर दिया, या चिन्ह बना दिया, संकेत मैंने इशारा किया। तो ये जो आपका लिखित में दिया है, या संकेत किया है, या चिन्ह बनाया है, इसे ओरल एविडेंस ही, मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा। तो 2 क्वेश्चन पिछली बार यूपीजे में 119 पर बना कि मूक साक्षी कहाँ है, डम्ब विटनेस कहाँ है। मूक साक्षी यानी कि अब हेडिंग चेंज हुआ है भाई, जो साक्षी बोलने में क्या हो, असमर्थ। पहले 2013 के पहले था डम्ब विटनेस, अब हेडिंग इसकी चेंज हुई 119 की, जो साक्षी बोलने में क्या है, असमर्थ। तो यानी कि आपका 2013 में धारा 119 को प्रतिस्थापित किया गया है
नए सिरे से लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन ये आया कि डम्ब विटनेस कहाँ है, तो 119 में। और जो दूसरा जे में बना था, देखिए, एक साक्षी हैं, बोलने में असमर्थ हैं, अपनी बात को लिख कर देता है, तो जो वह लिख कर बातें दिया है वह कैसा साक्ष्य माना जाएगा, मौखिक, आपका दस्तावेजी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भले लिख कर दिया हो, लेकिन कानून क्या मानेगा, मौखिक। भाई दस्तावेजी न मार दीजिएगा, क्या मानेगा, मौखिक। अब आपका पुनः एक देखा जाए, आपका जो सिद्धांत आ सकता है वह आ सकता है डीम्ड ओरल एविडेंस। डीम्ड ओरल एविडेंस का मतलब हुआ प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत। वास्तव में वो लिखा है कागज पर, लेकिन उसको दस्तावेज न मानकर क्या माना जा रहा है, मौखिक, कल्पना कर ली जा रही है। तो इसी को लीगल भाषा में कहते हैं डीम्ड ओरल एविडेंस। पूछ सकता है प्रकल्पित या मानद मौखिक साक्ष्य, भाई रट कर जाइएगा। इसके बाद देखिए एक उदाहरण बताना है। मान लीजिए एक बाबा हैं और वह प्रण लिए हैं कि 5 साल तक वह नहीं बोलेंगे। तो क्या जबरदस्ती न्यायालय बोलवा देगा? नहीं। एक उपाय है 119 का कि आप नहीं बोलेंगे तो या तो आसाराम जैसे हाथ चमका दीजिए, यानी कि जैसे बहुत अच्छा डांस करते थे भाई नागिन मोरनी, आपका बहुत अच्छा डांस करते थे, बहुत फॉलोअर थे। अब तो भाई कुछ ही रह गए हैं जो उस श्रेणी के हैं जो उस कैटेगरी के अभी भी फॉलोअर हैं, लेकिन उस कैटेगरी वाले बाबा के भाई अभी भी पूजा पाठ लोग करते हैं। दूसरा आपका, यानी कि अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति हैं, प्रण लिया है कि हम 5 साल तक नहीं बोलेंगे, तो न्यायालय जबरदस्ती नहीं बुलवाता। अब उसके प्रण का क्या किया जाएगा, सम्मान, और कहा जाएगा कि नहीं बोलेंगे तो आप लिखकर ही अपनी बात दे दीजिए। तो जो वह लिख कर दिया है अपनी बात, उसे आपका फिर बता दिया जाए, दस्तावेजी साक्ष्य नहीं, क्या माना जाएगा, मौखिक। ऐसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई जन्मतः गूंगा हो, कोई आपका दुराचार की शिकार महिला हो, नहीं बोल पा रही है, किसी का गला कट गया हो, सब में ये नियम लागू होगा। और धार्मिक मामलों में, प्रण में भी ये नियम क्या होगा, लागू। अब अगला नियम आइए। अगला नियम आपको ये देखना है, आपका केस के माध्यम से चलना है, ओरल एविडेंस पर। क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला का केस अभी पूछा गया था और हमने 32(1) बताते समय बताया भी था पूरा डिटेल में। अभी उत्तराखंड में भी आया था कि ये किससे रिलेटेड है, तो मृत्युकालिक कथन से। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक दुलारी नामक वेश्या थी और उसका गला काट दिया गया था, सांस नली कट गई थी, वह बोल नहीं पा रही थी। फिर पुलिस वाले आए, मजिस्ट्रेट साहब आए कार्यपालक 164 का बयान दर्ज करने। बयान जब दर्ज कर रहे थे तो वह बोल नहीं पा रही थी। जब अब्दुल्ला का नाम मजिस्ट्रेट साहब ने लिया तो वह हाथ का इशारा की केवल, और सिर ऐसे हल्का सा हिलाई, हाथ का इशारा। और मजिस्ट्रेट साहब ने ये बातें लिख ली। सत्र न्यायालय ने इस संकेत या इंडिकेशन या इशारा को मौखिक साक्ष्य माना और मौखिक साक्ष्य मानते हुए अभियुक्त को मृत्युदंड सुना दिया, क्योंकि 164 का बयान था और चूंकि पीड़िता 2 दिन बाद मर गई तो वह कन्वर्ट हो गया डाइंग डिक्लेरेशन में, यानी कि मृत्युकालिक कथन में। तो भाई बताया गया था मृत्युकालिक कथन 3 दिन चला था डिटेल में। अब कोई ये ना कहे पुराने लोग कि सर तो समझाए नहीं थे, एक छोटी छोटी बात बताई गई थी। और लेकिन आपका, हाँ, 4 जजों की पीठ हाई कोर्ट में अपील में बैठी। 3 जज सत्र न्यायालय के निर्णय का समर्थन किए। मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस समय जस्टिस पैथरम थे, अंग्रेज थे। और आपका 1885 का केस है, आज का नहीं है, कब का है, 1885 का। लेकिन एक जज था जो इस निर्णय का विरोध किया। और नेट वोट में ऐसा क्वेश्चन आता है
जस्टिस महमूद ने इसका विरोध किया और कहा कि ये जो हाव भाव दर्शाई है औरत, ये डीडी न मानकर सेक्शन 8 में धारा 8 में घटना के बाद का आचरण सबसिक्वेंट कंडक्ट या पश्चातवर्ती आचरण माना जाए। लेकिन चूंकि बहुमत किसकी ओर था, डीडी की ओर, डाइन डिक्लेरेशन की ओर, तो क्या माना गया, मृत्युकालिक कथन। तो क्या इशारों द्वारा मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। किस केस में सबसे पहले बताया गया, क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला, रट कर जाइएगा। अब आइए आगे देखा जाए, आपका जो ओरल एविडेंस होता है उसका प्रकार पहले हम बता दें, तब आपका सेक्शन शुरू करेंगे। ये मौखिक साक्ष्य हमने बता दिया, अब मौखिक साक्ष्य के हम प्रकार बताने जा रहे हैं। मौखिक साक्ष्य जब भी आए तो एक क्रम दिमाग में बैठा लीजिए। मौखिक साक्ष्य की परिभाषा एक सामान्य, फिर सेक्शन 3 की परिभाषा, बोलने में असमर्थ हैं तो कहाँ दिखाएंगे, सेक्शन 119, और एक केस का सपोर्ट करवाएंगे हर हाल में। कौन सा केस है, क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला। अब आइए, मौखिक साक्ष्य या ओरल एविडेंस दो प्रकार का होता है। तो अगर पूछ ले कि मौखिक साक्ष्य कितने प्रकार का, तो दो, देखिए दो प्रकार का भाई आपका। एक होता है प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य और एक होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट ओरल एविडेंस, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ओरल एविडेंस। प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य और दूसरा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को एक दो और नाम देते हैं, और नाम याद रखिएगा, हियर से एविडेंस या अनुश्रुत साक्ष्य। याद रखिए किसको कहा जाता है, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष या श्रुत साक्ष्य। आप जाएंगे राजस्थान में तो अप्रत्यक्ष और अनुश्रुत नहीं, श्रुत साक्ष्य। तो श्रुत साक्ष्य, फिर एक बार देखिए, अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य को ही दूसरी भाषा में अनुश्रुत साक्ष्य कहते हैं, यानी कि हियर से एविडेंस, या इसको कहा जाता है, आपका कह सकते हैं श्रुत साक्ष्य। अब आपका कब साक्ष्य कोई प्रत्यक्ष होगा और कब अनुश्रुत होगा और इनका नियम क्या है, तो आपका यही नियम भी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना है। प्रत्यक्ष कब कहा जाएगा कि कोई साक्ष्य डायरेक्ट होगा, तो सेक्शन 60 बताएगा और 59 बताएगी कि जब भी मौखिक साक्ष्य दिया जाए वह डायरेक्ट हो। अब डायरेक्ट कब, अभी हम उदाहरण बताएंगे। तो सामान्य नियम ये है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष। अभी हम बताएंगे एक उदाहरण। दूसरा आपका हियर से या इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष या अनुश्रुत या श्रुत देखा जाए। अनुश्रुत साक्ष्य का रूल क्या है, यही आपका गलती होगा, ध्यान समझिए। अनुश्रुत साक्ष्य का नियम ही ये है कि अनुश्रुत साक्ष्य में एक्सेप्ट न किया जाए, यानी कि स्वीकार न किया जाए, ये विसंगत होता है। तो खूब आपका क्वेश्चन बनता है कि अनुश्रुत साक्ष्य का रूल क्या है, नियम क्या है। तो एक लाइन दिमाग में बैठा लीजिए, अनुश्रुत साक्ष्य में विसंगत एवं अग्राह्य होता है, यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य में विसंगत एवं अग्राह्य होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसे साक्ष्य में उचित नहीं माना जाता, और अग्राह्य का मतलब कि इसे स्वीकार न्यायालय नहीं करता। लेकिन अब वहीं लेकिन लगाकर क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, लेकिन ये लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। कुछ ऐसे प्रावधान एविडेंस में है जहाँ की साक्ष्य अनुश्रुत होगा, हियर से होगा, फिर भी उसे साक्ष्य में एक्सेप्ट किया गया है, तो वह अपवाद तो भाई बाद में चलेगा, आपका एक्सेप्शन बाद में चलेगा, अभी आपका जब सेक्शन चलेगा। लेकिन कंसेप्ट याद रखिए,
आपका दोनों का हमने नियम बताया। फिर एक बार हम बता रहे हैं जहाँ से गलती होगी। हियर से एविडेंस का रूल क्या है? तो रूल ही है कि हियर से एविडेंस इरेलेवेंट होता है, विसंगत होता है और इसे एडमिट नहीं किया जाना चाहिए, इसे ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मामले हम बताएंगे जहां की ऐसे साक्ष्य को भी, निकृष्ट साक्ष्य को भी आपका साक्ष्य में क्या किया गया है? स्वीकार। वो अपवाद में आएंगे। तो आइए अब देखा जाए, आपका एक उदाहरण देखा जाए तब सेक्शन शुरू किया जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति प्रयाग स्टेशन पर गया। प्रयाग स्टेशन पर एक हाथ का सांप निकला और आपका ए ने माने सांप को मारा गया और ए ने सांप को मारते हुए लोगों को अपने आँखों से देखा। तो जब कोई व्यक्ति अपनी आँखों से घटना को स्वयं अपनी आँखों से देखा है, तो अगर वह व्यक्ति न्यायालय में आए और गवाही दे तो उसके द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य को ही डायरेक्ट एविडेंस या प्रत्यक्ष साक्ष्य कहते हैं, आई विटनेस कहेंगे, आंखों देखा गवाह कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं घटना को क्या देखा था? अपनी आंखों से। सबसे मजबूत गवाह होते हैं और सर्वोत्तम साक्ष्य होता है, ये भी याद रखिए। जैसे कि गोरखपुर आपका जो व्यापारी को पुलिस ने मार दिया, उसको भी आप देख सकते हैं। और उसमें आप देखिए कि 3 साथी थे, एक ही कमरे में थे। एक साथी को पुलिस मारते मारते जान से मार दी और 2 साथी पुलिस को मारते हुए अपनी आंखों से क्या किए थे? घटना को देखे थे। तो वह कैसे साक्षी हुए? उनके द्वारा दिया गया मौखिक साक्ष्य क्या होगा? प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? ये आई विटनेस है। और अगर ये मुकरे नहीं तो सजा होना निश्चित है पुलिस वालों को। इसीलिए पुलिस वाले घर बार छोड़कर क्या हुए हैं? फरार। कहीं नेपाल न भाग गए हों, क्योंकि इनाम बढ़ाती जा रही है सरकार। पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस इनाम पर इनाम। 25,000 का इनामी पुलिस वाले थे, अब 1 लाख का हो गए। 2-4 दिन में आएगा 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अब देखिए कब पकड़े जा रहे हैं। अब ये भी है कि गाड़ी भी पलट जाए न पलटे, क्या भरोसा यूपी पुलिस का? कब आपका हवा निकल जाए, कब गाड़ी पंचर हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। अब बार बार सुप्रीम कोर्ट लताड़ रहा है यूपी पुलिस को। अभी आपका लखीमपुर खीरी केस में भी लताड़ा है। शासन को भी खूब लताड़ लगाई है, बोलती बंद हो गई आपका सबकी। यानी कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली है आपका, ये माने माना जा रहा है कि अब समय आ गया है कि जैसे उत्तराखंड ने नया कानून बना लिया तो पुलिस की जवाबदेही तय हो। क्योंकि उत्तराखंड के कानून में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रावधान हैं जहाँ की पुलिस की जवाबदेही क्या की गई है? तय। और यूपी में ऐसा अभी कुछ है नहीं। वही पुराना जो 1861 का कानून था उसी से हम लोग आज भी गवर्न हो रहे हैं। और पुलिस बदल गई, सब बदल गया, लेकिन हम गवर्न कहाँ से हो रहे हैं? यूपी वाले। 1861 आएगी एपीओ तो वहीं हमें भी पढ़ाना पड़ेगा। देखिए आपका, तो ये जो अपनी आंखों से ए ने सांप मारते हुए देखा, ये प्रत्यक्ष साक्षी हैं। और चूंकि अपनी आंखों से देखा है तो इसी को एक नाम देते हैं आई विटनेस। यानी कि कौन सा विटनेस? आंखों देखा गवाह। अब देखिए ये ट्रेन में बैठा और इसको मिल गया एक यात्री भी। अब बी से लगा अपना डींग हाँकने। यानी कि जैसे कि डींग हाँकना मतलब कि भले खाने के पैसे न हो, लेकिन लोग कहते हैं कि 52 बीघा हमारे गांव में क्या बोया जाता है, तो 2-4 आ जाते हैं लड़के ऐसे। तो भाई क्या मतलब? हमारे लिए तो सब समान है, चाहे वो राजा का लड़का हो, रंग का लड़का। आज तक हमने किसी के साथ विभेद नहीं किया और न भगवान करे कि आगे करना पड़े। यानी कि आपका चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, और चाहे 52 बीघा पुदीना वाला हो या एक बिस्वा, किसी के साथ भाई यहाँ सबके साथ समानता का व्यवहार किया गया। पुराने जो लड़के हैं तमाम आपका इलाहाबाद में भी
माने 7-8 लोग आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तमाम जगहों पर सीएम पीएडी से यहाँ 2-3 लोग हैं, यानी कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि मनोज सर ने हैसियत के आधार पर विभेद किया, सबको एक समान देखा जाता है। तो उसी प्रकार आइए, ए को ट्रेन में कौन मिल गया, बी। अब लगा डिंग हाँकने, समझ रहे हैं ना, डिंग हाँकने ना है तो बता दीजिएगा तो भाई दूसरा उदाहरण देंगे। और कहा कि स्टेशन पर तो 2 हाथ का सांप मारा गया। अब जाते जाते पंचौरा होते होते, पंचौरा मने ट्रेन में 5 लोग मिल गए, तो या 10 हो गए तो 10 चौरा हो गया। तो जाते जाते लखनऊ उतरते उतरते सांप को इतना बड़ा बना दिए ये लोग कि अब क्रेन से भी उतारना, सांप को इतना बड़ा था कि जब मार दिया गया तो क्रेन बुलानी पड़ी और लोगों से उठा नहीं, क्रेन से। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की ये आदत होती है कि अगर कोई वह घटना अपनी आंख से देखे हैं तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। और ये जो ए ने बी को बताया और बी आकर न्यायालय में गवाही दे कि हमें तो ए ने बताया है, तो सामान्य नियम ये है कि बी द्वारा दिया गया साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य, अप्रत्यक्ष साक्ष्य या श्रुत साक्ष्य होगा। और नियम ही ये है कि बी द्वारा दिया गया साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि विसंगत और अग्राह्य होगा। लेकिन लेकिन भी लगाना है, कुछ ऐसी कंडीशन हम बताएंगे जहां की बी द्वारा दिए गए साक्ष्य को अर्थात अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य में क्या कर लिया गया है, स्वीकार। और वहीं आपको दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, न क्लियर हो तो बताइए, फिर बताया जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पर ही 2 मॉडल चलेंगे क्वेश्चन के। और अगर हल्का सा भी ये कॉन्सेप्ट डिगा तो आपका आगे पढ़ना भी मुश्किल होगा। तो आइए अब सेक्शन शुरू किया जाए भाई, चूंकि अब आपका सामान्य बातें हो गई। अब सेक्शन आइए, आपका मौखिक साक्ष्य के विषय में 2 ही धाराएं हैं, कौन कौन, 59 और 60। देखिए 59, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। अब बेरक की भाषा पकड़िए, देखिए क्वेश्चन यूपीजे में आपका कैसे बनाया था, और कई लोग तो उलझ गए, लेकिन एकदम सटीक याद रखिए। देखिए, दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय, सिवाय का मतलब इनको छोड़कर, इनको बाहर निकाल के, सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। तो अब न पूछ लीजिएगा कि मौखिक साक्ष्य क्या होता है, 15-20 मिनट से आपको क्या बताया जा रहा है, केवल मौखिक साक्ष्य। अब आइए देखिए क्वेश्चन का मॉडल थोड़ा समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए आपका कैसे यूपीजे ने बनाया, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को, यानी कि दस्तावेज के अंदर जो लिखा है उसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, ये गलत है। क्योंकि दस्तावेज की अंतर्वस्तु को किसके द्वारा, दस्तावेज द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा कि नहीं, नहीं। अब आइए, अन्य दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के सिवाय अन्य सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रूफ किया जा सकेगा, यही ऑप्शन सही है। तो बताइए किसे मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जाएगा, क्या निकला इस आपका एक लाइन से, क्या निकला, इतना बताया गया। एक तो दस्तावेज के अंतर्वस्तु, और क्या लिखा है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। फिर एक बार समझिए, अर्थात यही क्वेश्चन आपका यूपीजे फंसाया था, किसको ओरल एविडेंस द्वारा साबित नहीं किया जा सकता। तो 2 दिए गए हैं बेरक में, कौन कौन, एक डॉक्यूमेंट की अंतर्वस्तु और दूसरा कौन है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु। इनको कैसे साबित किया जाएगा, तुरंत अब पॉइंट पकड़िए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दस्तावेज की अंतर्वस्तु हैं
या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तु हैं, आखिर इनको कैसे साबित किया जाएगा? तो 59 तो आप पढ़े कि मौखिक साक्ष्य द्वारा नहीं, तो तुरंत एक और धारा पढ़ लीजिए, कौन सा? 61 तुरंत निकालना है। और आपका ये भी क्वेश्चन बना है, तुरंत बैरेक्ट निकालना है। और आपका देखिए, आपका पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को, यानी कि जो बातें दस्तावेजों के अंदर लिखी गई हैं उनको कैसे प्रूफ किया जाएगा? तो भाई प्रूफ करने के क्या तरीके हैं? तो आपका दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा। तो दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, यानी कि एक मूल कापी प्राइमरी और फोटो स्टेट करा लीजिए तो सेकेंडरी। अब बैरक 61 का देखिए, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। तो फिर एक क्वेश्चन इस पर हम बना ले रहे हैं, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकेगा प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, दोनों। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित नहीं किया जाएगा प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, आपका मौखिक साक्ष्य द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा? हाँ, एकदम पॉइंट पकड़े रही है। ये पूरी तरह गलत होने का चांस रहता है, अगर हल्का सा भी डिगा तो भाई लोग पिछली बार मैं बता दूं गलत करके आए थे, और आप गलती न करिए। तो 59 पढ़ेंगे तो कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे उसी के साथ? 61। अब भाई किसी को संदेह हो तो बताइए, नहीं तो 60 अब बढ़ेगी। 59 समाप्त हो गई एक लाइन में। हा? दूसरा ये है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा? तो या तो प्राथमिक साक्ष्य यानी कि मूल कापी द्वारा, या द्वितीयक साक्ष्य माने फोटो स्टेट, जैसे कि आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है मूल कापी, वह पेश कर दीजिए, या फोटो स्टेट करा लीजिए, जिराक्स करा लीजिए, उसको पेश कर दीजिए। तो भाई आप ये साबित हो जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, यही आपका है। अब आइए 60 धारा 60 देखा जाए। पहले तो धारा 60 में दो सिद्धांत समाहित करना है। पहला सिद्धांत आपका पूछा जाता है कि ओरल एविडेंस यानी कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। ये सिद्धांत किस धारा में समाहित हैं? तो आप 60 ही मारिएगा। कौन सी धारा? 60। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हियर से एविडेंस या अनुश्रुत साक्ष्य या श्रुत साक्ष्य या अप्रत्यक्ष साक्ष्य का सिद्धांत किस धारा में समाहित है? तब भी मार्क कराएंगे 60 यानी कि 60। भाई दोनों सिद्धांत इसमें हैं। तो फिर एक बार समझिए, अप्रत्यक्ष साक्ष्य या अनुश्रुत साक्ष्य का सिद्धांत ही क्या है कि अनुश्रुत साक्ष्य सामान्यतः साक्ष्य में विसंगत और क्या होते हैं? अग्राह्य। और कौन सी धारा ऐसे साक्ष्यों को, फालतू साक्ष्यों को बाहर का रास्ता दिखाते हैं? 60। तो दोनों सिद्धांत की धारा में समाहित हैं 60। अब देखिए बैरक, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में यानी कि कंडीशन में, चाहे वे कैसी भी हो, प्रत्यक्ष ही होगा। तो आपका सिद्धांत भी निकल गया कि डायरेक्ट एविडेंस का सिद्धांत कहाँ दिया गया? 60 में लिखा भी गया है कि चाहे कैसी भी कंडीशन हो, हर हाल में क्या होगा? ओरल एविडेंस, डायरेक्ट। अब कब ओरल एविडेंस को प्रत्यक्ष कहेंगे? तो हमने तो केवल एक उदाहरण बताया था, आपका कौन सा? सांप वाला, जो स्वयं अपनी घटना को आंखों से देखा। लेकिन अब सांप वाला नहीं, अब आपका डिटेल में चलना है भाई। देखिए डिटेल में कह करके हम बता रहे हैं आपका कब कहा जाएगा कि आपका ओरल एविडेंस डायरेक्ट हुआ। देखिए इसमें लिखा गया है,
यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई तथ्य है, घटना है, बात है और वह देखने वाली है, माने आँख से देखा जा सकता है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपनी आँखों से उस घटना को देखा है, अगर वह व्यक्ति न्यायालय में आकर बयान दे उस विषय के बारे में, तो उसके बयान को, जो मौखिक बयान दे, उसके मौखिक बयान को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य की अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। और इसी को दूसरी भाषा में आई विटनेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं अपनी घटना क्या देखा है? आंखों से। दूसरा देखिए, यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसको उसने सुना। यानी कि अगर कोई बात है और वह कान द्वारा सुनने वाली बात है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपने कानों से उस बात को सुना है, वह व्यक्ति आए कोर्ट में और कहे कि हमने स्वयं अपने कानों से ये बात सुनी थी, तो उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। यानी कि आंख से देखा कहा, वो भी प्रत्यक्ष, स्वयं अपने कान से सुना और आकर बयान दिया, वो भी प्रत्यक्ष। अगला देखिए, यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रियों द्वारा या किसी अन्य रीत से बोध हो सकता था, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रियों द्वारा या उस ढंग से किया है। तो फिर आ जाइए, अन्य इंद्रियां, तो एक तो आपका आंख का अलग हो गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट किसका हो गया? स्वयं कान से सुना, और तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अन्य इंद्रियों द्वारा बोधगम्य बनाया है। तो आप लोग आपका मानव शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 2 तो पहले पॉइंट में निकल गए, दूसरे, तो आखिर अन्य इंद्रियां बची कितनी? 3। तो तीनों अब लिखना है। एक तो जिह्वा, कौन सा है? जिह्वा। दूसरा आपका त्वचा, और तीसरा नाक, माने सूंघने वाला नाक। ये 3 आपका कह सकते हैं कि और इंद्रियां है। तो इस पर एक लाइन समझिए, स्पष्ट नहीं लिखा 3 इंद्रियां। अगर कोई बात सूंघने वाली है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपने नाकों से उस बात को सूंघा है, वह व्यक्ति न्यायालय में आए और गवाही दे, तो उसके द्वारा दिए गए गवाही को हम प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य कहेंगे। अगर कोई चीज है जो स्वाद वाली है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपने आपका जिह्वा से उसका क्या लिया है? स्वाद, वह व्यक्ति आए और स्वयं बयान करे, तो उसके द्वारा दिए गए मौखिक बयान को हम प्रत्यक्ष साक्ष्य कहेंगे। और अगर कोई त्वचा द्वारा स्पर्शनीय है बात, यानी हाथ द्वारा इत्यादि द्वारा, तो जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से उस चीज का क्या किया है? स्पर्श किया है, वह व्यक्ति आए और उस विषय के बारे में क्या दे? बयान। तो इनके द्वारा दिए गए बयान को भी हम कैसा एविडेंस कहेंगे? डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। यानी कि कुल मिलाकर अब तक एक लाइन ये हुआ कि आंख, कान, नाक, त्वचा तथा जिह्वा द्वारा स्वयं बोधगम्य जिस व्यक्ति ने बातों को बनाया है, वह व्यक्ति क्या करे? स्वयं आकर साक्ष्य दे। तो ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए साक्ष्य को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य। 5 इंद्रिय। अब आगे बढ़ा जाए भाई, देखिए आपका अब अगला नियम देखिए, यदि वह किसी राय के बारे में है, तो आपको राय बताई गई थी, ओपिनियन या विचार बताया गया था। अब फिर आप एक बार राय के बारे में थोड़ा सेक्शन तैयार करिए, तब राय बताते हैं। आपका राय मतलब ओपिनियन,
ओपिनियन यानी कि विचार। तो मतलब पहले बताइए राय कहाँ से कहाँ तक हमने बताया था रेलेवेंट है, तो 45 से कहाँ तक 51। दूसरा आप लोग बताइए विशेषज्ञ की राय की अविशेषज्ञ की दोनों दोनों। आपका तीसरा पॉइंट आपका धारा 45 में कितने विषयों पर विशेषज्ञ की राय? 5। कितने विषय पर? और अविशेषज्ञ भी आगे हैं, अब उतना नहीं जाना है आगे। तो मान लीजिए एक डॉक्टर अपनी लाश का पोस्टमार्टम करता है और पोस्टमार्टम करके अपनी राय व्यक्त करता है और ये बताता है कि डंडे से चोट लगने के कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो ऐसी दशा में जो उसकी राय होगी वह अनुश्रुत साक्ष्य नहीं होगी, वह भी क्या मानी गई है? प्रत्यक्ष। याद रखिए फिर एक बार जो देखिए तो लाइव क्लास बचा है ना। देखिए आपका फिर भाई जो ये राय प्रकट किया है आपका एक्सपर्ट, वह अब यही पूछा जाता है कि जो ओपिनियन होती है, हाँ चल रहा है, जो ओपिनियन होती है वह प्रत्यक्ष साक्ष्य होगी कि अनुश्रुत? तो कैसा साक्ष्य होगी? अनुश्रुत ना मारकर आ जाएगा, कैसा? प्रत्यक्ष। यही भरमाएगा। अभी देखिए अगला देखिए शब्द भाई, यहाँ तक आपका प्रत्यक्ष साक्ष्य मिला, यानी कि यहाँ तक जो हमने बताया ये क्या है? आपका डायरेक्ट एविडेंस। अब इसके बाद आपका धारा 60 में दो प्रोविजो हैं, यानी कि दो आपका परंतुक हैं और मामला यदि परंतुक में आ जाता है तो वह प्रत्यक्ष साक्ष्य न मानकर क्या माना जाएगा? अप्रत्यक्ष। तो अब हम शुरू, अभी दो परंतु बाद में बताया जाएगा। अब हम ये कौन सा हमने मॉडल बनाया? ये आपका डायरेक्ट एविडेंस का। अब दूसरा देखिए भाई, आप पर जो यहाँ क्वेश्चन बनता है वह दूसरा मॉडल। अब देखिए आपका, देखिए मॉडल अब क्या बनता है। अब देखिए अगर प्रत्यक्ष साक्ष्य पूछे तो इतना आपका लिखेंगे, और इसके एक्सेप्शन पूछे तो इसके बाद हम जो बताएंगे वह एक्सेप्शन होगा। लेकिन आपका दोनों के अपवाद सेम है। फिर एक बार समझिए, प्रत्यक्ष साक्ष्य के अपवाद पूछे, इसका मतलब ये हुआ कि वह अप्रत्यक्ष साक्ष्य को पूछ रहा है, यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य। और क्वेश्चन अगर ये बने कि भाई आपका अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का वर्णन करते हुए इसके एक्सेप्शन या अपवाद बताइए, तो अनुश्रुत साक्ष्य का नियम बता देंगे कि अनुश्रुत साक्ष्य का नियम धारा 60 में समाहित है, और अनुश्रुत साक्ष्य का नियम ही यह है कि अनुश्रुत साक्ष्य में विसंगत एवं अग्राह्य होता है, क्योंकि धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य हर हाल में डायरेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कानून में कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है जहाँ के साक्ष्य अनुश्रुत हैं फिर भी उसे सुसंगत बनाया गया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यक्ष साक्ष्य का अपवाद पूछे तब भी वही लिखना है, और अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद पूछे तब भी वही, क्योंकि अनुश्रुत साक्ष्य का नियम ही है कि अनुश्रुत साक्ष्य को कहाँ रखा जाए? बाहर। और जैसे ही स्वीकार करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? अपवाद। तो दोनों का अपवाद एक ही लिखना है। अब कौन कौन से अपवाद हैं? देखिए आपका 3-3 लाइन मेंस में उल्लेख करना है। मैं 3-3 लाइन ही बता रहा हूँ। पहला आप धारा वाइज लिख, मैं बता रहा हूँ। पहले धारा 6 लिखिएगा, फिर धारा 8 लिखिएगा, फिर 17 से लेकर 31 तक लिख दीजिएगा, फिर आपका 32 लिखिएगा, फिर 33 लिखिएगा, फिर 34 लिखिएगा, फिर 35 लिखिएगा।
यानी कि एविडेंस की इतनी धाराएं, भाई वाइब्रेट कर लीजिए मोबाइल भाई। एविडेंस की जो हाँ, फिर आपका सीआरपीसी में भी जाना पड़ेगा भाई। सीआरपीसी एक लिख दीजिएगा 110, और आपका ऊपर दिखाइएगा धारा 60 के दोनों परंतु। फिर एक बार समझिए, बहुत बार पूछा जाता है, जब भी एक्सेप्शन पूछे तो पहले एरिया कवर की जाती है तब लिखा जाता है। तो आप एरिया देखिए, आपका अगर आप मेंस की माने मान लीजिए चाहते हैं कि एकदम 60 नोट्स बनाएं 10 लाइन में, और उसी को दिमाग में बैठा कर और उसी प्रारूप को उतारेंगे, तो सबसे अच्छा तरीका यही है। शॉर्टकट में बातों को क्या करिए, देखिए मैं जितना लिखा हूँ एक लाइन में ये समाहित हो जाएगा, और जब लिखेंगे मेंस में 3-3 4-4 लाइन तो 2 पेज हो जाएगा। तो आपका क्या क्या लिखना है अपवाद में, तो धारा 60 के कितने परंतु 2, इसके बाद ये धाराएं और एक सीआरपीसी में दिखा दीजिएगा, ताकि ये लगे कि लड़का थोड़ा सीआरपीसी में भी क्या करता है, जानता है। तो देखिए एक एक अपवाद भाई, जो रेस जेस्टे होता है, अब एक एक धाराओं को हम 3-3 लाइनें लिखना है। धारा 6 में दिया गया एक ही समव्यवहार का भाग, यानी कि तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत, या आपका रेस जेस्टे का सिद्धांत, ये अनुश्रुत साक्ष्य है, प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि कैसा साक्ष्य है, अनुश्रुत। अनुश्रुत साक्ष्य होते हुए भी क्या किया गया है साक्ष्य में, स्वीकार। तो आपका पूछा गया है धारा 6 रेस जेस्टे का सिद्धांत है, प्री का लिए भी चलते रहिए। प्रत्यक्ष साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, इनमें से कोई नहीं। तो धारा 6 में जो रेस जेस्टे हैं वह प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि अनुश्रुत। अनुश्रुत प्रत्यक्ष न मारकर आ जाएगा। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, फिर एक बार दिमाग में, कठिन है थोड़ा, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ये प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, बल्कि कैसा साक्ष्य है, अनुश्रुत। तो पहला तो धारा 6 लिखेंगे, इसके बाद धारा 8, यानी कि जो आचरण होता है, चाहे घटना का पूर्ववर्ती या घटना के बाद वाला, वह आपका हियर से एविडेंस होता है। अब आइए आपका एक उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए आपका एक उदाहरण देख लिया जाए। मान लीजिए कि घटना कल हुई और पुलिस आज आई अभियुक्तों को खोजने, और एक व्यक्ति चाय पी रहा था, और जैसे ही पता लगा कि पुलिस इधर दबिश देने वाली है, आधी कप चाय पिया था, आधी छोड़कर फरार हो गया। तो फरार होना घटना के पहले का आचरण है कि बाद का आचरण है। तो क्या अब कोई घटना देखा नहीं था, तो फरार होना आपका यह अनुश्रुत साक्ष्य है आपका। और सेक्शन 8 में जो कंडक्ट होता है वह आपका, लोग घटना देखे नहीं रहते, बस कहेंगे एक तो फरार हो गया। अब क्यों फरार हुआ, घटना किया था कि नहीं वो अलग बात है भाई। 17 से लेकर 31, यानी कि जो एडमिशन होता है और कन्फेशन होता है, ये भी पूछा जाता है। जो स्वीकृति और संस्वीकृति होती है वह अनुश्रुत साक्ष्य होते हुए भी साक्ष्य में क्या की गई है, स्वीकार। अब आइए एक देखा जाए उदाहरण, एक उदाहरण। ये एक अभियुक्त है, अपराध किया और मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब आप लोग दिमाग लगाइए, क्या मजिस्ट्रेट ने घटना को अपनी आंखों से देखा था कि जाकर अभियुक्त उनके सामने क्या किया, स्वीकार? तो क्या मजिस्ट्रेट घटना देखे थे, क्या अभियुक्त के कथन को देखे थे, कथन को? तो ये घटना जब नहीं देखे और न सुने अपने कानों से घटना स्थल पर, अभियुक्त ने जो बताया आप ले लिए, तो ये तो आपका वही हुआ कि आपका सांप वाली कहानी की जो घटना देखा था और ट्रेन में बैठे हुए लोगों को क्या किया, बताया। तो संस्वीकृति कैसा साक्ष्य है, प्रत्यक्ष साक्ष्य की अनुश्रुत साक्ष्य। तो अनुश्रुत, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष तब होता जब मजिस्ट्रेट घटना को क्या किए रहते,
अपनी आंख से देखते। अगला ये धारा 32। तो 32 भाई आपका क्या है, डीडी, यानी कि 32 में जो आठों खंड हैं वे सभी आठों खंड हियर से एविडेंस हैं। अब एक उदाहरण बताया जाए, ए ने बी को गोली मारी, कोई देखा नहीं, यानी कि जंगल में मोर किसने, कौन, जंगल में मोर नाचा, कहा जाता है ना किसने देखा, तो भाई किसी ने नहीं देखा। अब बी घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया जाता है और नर्स महोदया आ जाती हैं, नर्से लिया जाए, डॉक्टर तो बहुत भाई उदाहरण बता दिया गया। नर्स महोदया पूछती है उससे, बी माने ए से, कि ये चोट कैसे लगी और किसने आपको चोट पहुंचाई। तो ए पूरा वर्णन करना, देखिए भाई आपका बी को चोट लगी है ना, बी पूरा वर्णन करता है कि हमें ए ने मारा और लाठी से मारा था, और उसके बाद बी कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर, यानी कि भगवान को प्यारा हो जाता है। तो अब आप लोग बताइए, क्या नर्स ने स्वयं घटना अपनी आंखों से देखी? नहीं। किसके द्वारा कहा गया तो जानी है, जिसको चोट लगी थी। तो नर्स अगर आकर बयान दे न्यायालय में, तो नर्स द्वारा दिया गया जो ये बयान है ये अनुश्रुत साक्ष्य होगा, और फिर भी धारा 32(1) में क्या किया गया है, स्वीकार। तो 32 के 8 खंडों में। अब 33 आ जाइए, पूर्व न्यायिक कार्यवाहियों में दिए गए साक्ष्य बता दिया गया है। 34 बताया गया, प्राइवेट कारोबार में लिखी गई पुस्तकें और सरकारी कारोबार में लिखा जाएगा तो 35। तो लेखा बही की प्रविष्टियां किस धारा में, 34 प्राइवेट की सरकारी, प्राइवेट आपका सरकारी कर्तव्य में लिखी गई बातें 35, ये भी अनुसूचित साक्ष्य है। और इसके बाद सीआरपीसी की कौन सी धारा हमें देखनी है, 2-2 3-3 लाइन याद करना है, ज़्यादा नहीं। अब 110 देखिए भाई आपका सीआरपीसी 110 आपका हैबिचुअल अफेंडर, यानी कि आदतन अपराधी, आभ्यासिक अपराधी, कहा जाता है कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो देखिए भाई समाज भी पूछा जाता है, कुछ नंबर भी याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे कि 20 नंबरी कौन है, तो 420 आईपीसी मार कर जाइएगा। 20 नंबरी किसे कहा जाता है, तो आईपीसी की धारा 420, चीटिंग किया और क्या ले लिया, पैसा। इसके बाद अगर पूछे कि 7 नंबरी कौन है, तो सीआरपीसी की धारा 107 बताइएगा। 8 नंबरी किसे कहा जाता है, तो सीआरपीसी की धारा 108 बताइएगा। और ये 9 नंबरी वाला है, यानी कि सीआरपीसी की धारा कौन, 109। और अगर कहा जाए कि तो पूरे पूरे कितना है, 10 नंबरी, तो कौन सी धारा बताएंगे सीआरपीसी की, जिसको कहते हैं बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। आपका फिल्म भी बनी है, यानी कि बाप ने एक चिड़िया मारा तो बेटा ने कितनी चिड़िया मारी, 10। तो इसका मतलब ये हुआ, इसी को कहते हैं हैबिचुअल अफेंडर, ध्यान समझिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आभ्यासिक अपराधी है, आभ्यासिक अपराधी का मतलब कि दुनिया में यानी कि मोहल्ले में प्रसिद्ध है कि ये बार बार क्या करता है अपराध, भले कभी कोई सजा न मिली हो। तो आपका जो लोगों में आपका प्रसिद्धि उसकी है, सुनी सुनाई बातें हैं, ये तो भाई अपराध करता है और कभी सजा नहीं पाया। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहें तो अधिकतम 3 साल के लिए गारंटी मांग सकते हैं कि आप गारंटी दीजिए कि अगले 3 साल तक आप अच्छा आचरण दर्शाएंगे, गुड बिहेव दर्शाएंगे, सदाचारी बने रहेंगे और अपराध से क्या रहेंगे, दूर। और प्रतिभूति नहीं, गारंटर भी लाइए। यही एक धारा है जहां प्रतिभूत सहित मांगा जाता है। कितने साल के लिए गारंटी, 3 साल। तो जो ये गारंटी मांगी जाती है, जांच की जाती है, प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिलता, जो लोगों में सुनी सुनाई बातें हैं उसी को साक्ष्य में क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार। इनके बारे में लोगों की ये राय है।
जैसे एक उदाहरण भी बता दें, एक सुनार है और जितने चोर चोरी का माल लेकर आते हैं डेली बाय डेली वो क्या करता है, खरीदता है, तो वह आपका 10 नंबरी माना जाएगा। यानी कि सीआरपीसी की धारा के तहत 110 कितने साल के लिए प्रतिभूत। अब आपका धारा 60 के दो प्रोविजो हैं और आपका काफ़ी महत्वपूर्ण सेकेंड प्रोविजो है जहाँ से प्री और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है। देखिए भाई आपका दोनों परंतु खत्म हो जाए। परंतु देखिए परंतु का आपका परंतु विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की जाने वाली पुस्तक में अभिव्यक्त हैं और वे आधार जिन पर ऐसी राय धारित हैं, यदि रचयिता मर गया या रचयिता मिल नहीं सकता या रचयिता साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया या बुलाने में बहुत समय लगेगा या साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता, तो भाई उसको बुलाइए न और उसकी किताब को क्या करिए, साक्ष्य में पेश। अब एक उदाहरण देखिए भाई, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, एक किताब लिखा, घर के लिए नहीं, लोक विक्रय के लिए, यानी कि वह किताब आप मार्केट में जाकर क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो भाई अगर कोई किताब में बात लिखी गई है तो सामान्य नियम ये है, प्रत्यक्ष साक्ष्य तभी होगा जब किताब का रचयिता को बुलाया जाए और वह अपने मुख से बयान दे कि हाँ हमने ही ये बात अपनी किताब में लिखी, लेकिन रचयिता ही मर गया, मिल ही नहीं सकता, देश छोड़कर चला गया या अब साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया, तो ऐसी दशा में अब रचयिता को न बुलाइए, उसकी जो किताब रचना की है वह किताब साक्ष्य में क्या कर दिया जाए, पेश। तो बताइए जो पेश किया जाएगा ये अनुश्रुत साक्ष्य होगा कि प्रत्यक्ष अनुश्रुत, क्योंकि प्रत्यक्ष तब होता जब रचयिता को स्वयं हाजिर कराया जाता। अब अगला ये जो सेकंड परंतु है ये तो अति महत्वपूर्ण है। देखिए इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा भाई, तब आपका देखिए इंग्लैंड से इसको उठाना है, तब आपका देखिए भारत में आपका जो कानूनी भाषा में है साक्ष्य के दो ही प्रकार हैं और इन दो प्रकारों को विद्वानों ने 8 प्रकारों में डिवाइड किया है। एक प्रकार भारत में है ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य, और दूसरा है दस्तावेज। अब ये आया किसी को 8 भागों में आपका खींचातानी करके बांट दिया गया, पढ़ाया भी गया, पुराना वीडियो आपको देख लीजिएगा। अब तत्पश्चात ये है इंग्लैंड में एक और साक्ष्य है तृतीय श्रेणी का, थर्ड कैटेगरी का, और उसे कहते हैं भौतिक साक्ष्य या रियल एविडेंस या वस्तु साक्ष्य या आपका वास्तविक साक्ष्य। यानी कि जब भौतिक पदार्थों को चाहे वह निर्जीव हो या सजीव हो न्यायालय में पेश किया जाता है, जैसे कुत्ता को ही पेश कर दिया गया, हाथी को पेश कर दिया गया, घोड़े को, मुर्गा को, मुर्गी को, सुअर को, कोर्ट में इन्हीं को पेश कर दिया गया, तो इंग्लैंड में इसे क्या कहा जाएगा, रियल एविडेंस, यानी कि वस्तु साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य। या जिस चाकू से हत्या हुई, जिस रिवाल्वर से हत्या की गई, जिस आपका बंदूक से के बट से मारा गया, या बाबा ने जिस रस्सी से आत्महत्या की वह रस्सी ही पेश कर दी जाए, तो इस साक्ष्य को इंग्लैंड में रियल एविडेंस कहा जाएगा। क्या, वस्तु साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य, रियल एविडेंस, वस्तु साक्ष्य। भारत में तो भाई आप कहेंगे कि दो ही प्रकार हैं, या तो मौखिक में रखिए या किस में, दस्तावेजी, ये रियल तो है नहीं। तो ये जो भौतिक पदार्थ पेश किया जाता है न्यायालय के निरीक्षण के लिए, ये अनुश्रुत साक्ष्य होगा और मौखिक साक्ष्य होगा। अब इसी को आपका मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है।
इसी को आपका बेयर एक्ट में देखना है। याद रखिए ये रियल एविडेंस के बारे में है आपका सेकंड परंतु का अच्छा क्वेश्चन आया है। परंतु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षार्थ यानी कि अपने निरीक्षण के लिए पेश किया जाना अपेक्षित कर सकता है। यानी कि दस्तावेज तो नहीं है, भौतिक पदार्थ हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव, तो न्यायालय चाहे तो अपने यहाँ क्या करा सकता है, पेश। बताइए प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा ये जो पेश होगा कि मौखिक? नहीं, अनुश्रुत होगा कि प्रत्यक्ष? अनुश्रुत। और आपका अनुश्रुत सा, लेकिन देखिए आपका ये क्वेश्चन आया है मौखिक होगा कि दस्तावेजी, तो मौखिक मार कर आइएगा। मौखिक में अगर बंटवारा करे कि प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष, तब क्या मारना है, अप्रत्यक्ष। लेकिन इतना बंटवारा किया नहीं कभी, मौखिक की दस्तावेजी, मौखिक। अब कुत्ते को पेश कर दिया गया, बताया गया आपका बल्लम, लाठी, लेकिन ये माना जाता है कि इन चीज़ों को न्यायालय में पेश खुलेआम नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश को निष्पक्ष होकर कार्य करना है। जब भी कोई अभियुक्त, आईपीसी में हम बताए हैं कि जब भी कोई अभियुक्त आता है न्यायालय में तो न्यायालय ये मान कर चलता है कि अभियुक्त निर्दोष है। और जब जज आपका खुलेआम खून सना कपड़ा देख लेगा, चाकू देख लेगा, बंदूक देगा, तो उसके मन में क्या बन जाएगा, बुरा विचार बन सकता है कि यही अपराध किया होगा। इसलिए आप देखे होंगे, कभी फिल्मों में देखिएगा, खुलेआम पेश नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, उसको सील बंद करके उस पर क्या लगा दी जाती है, मोहर, और तब पेश किया जाता है, खुलेआम नहीं। विवाद होगा तो सील तोड़कर और दिखाया जाएगा। अब कुत्ता उत्ता पहले पेश किए जाते थे, अब कहाँ पेश किए जा रहे हैं। कहीं अब सुने हमें तो अब आपका अमेरिका में तोता गवाही दिया, और तोता की गवाही को मानकर अमेरिका के न्यायालय ने क्या दिया। अब ये समस्या है कि भारत में क्या किया जाए, तो भारत में भाई मनुष्य गवाही देगा कि तोता। अब ये समस्या तमाम है। अब कानून आगे जैसे जैसे बढ़ेगा हो सकता है बदलाव लाया जाए। तो इस प्रकार आज काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया। अगला क्लास कल चलेगा भाई, बता दिया। थोड़ा तबीयत आपका उतना अभी सही नहीं है, पूरी तरह ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता, तो शाम को 4:45 चलेगा। शाम को भाई पुलिस एक्ट लिखवाया जाएगा आज भी। मैंने जिनका जिनका बकाया है वो आके लिख सकते हैं। 4:45 से शुरू होता है क्लास। पुलिस एक्ट उत्तराखंड पौने आपका वहीं 45 तक हुआ है। आज पूरा लिखवाया जाएगा 2-2.5 घंटा लगातार, क्योंकि कल से आपका शेड्यूल चेंज करना है। मैंने किस समय, ये आपका अलग अलग, सीपीसी में अलग जाएगा, सीआरपीसी में अलग। 136 में तो भाई वो हाँ दिया गया, सर्वप्रथम सुलह अवसर पर हो सकता है लिखा हो, या विवादक विरचित करने, लगातार यही तो मिलता है। तो लगातार